स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सीजन 2 के अंदर इस एलियन लड़की ने अपने करुण को किस कर दिया होता है। एंड इस चीज को देखकर मोटे को काफी गुस्सा आता है, वो जेजी का एक गला दबाने लगता है। एंड इस चीज को देखकर मोमो भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इस एलियन लड़की डायरेक्टली किक कर देती है। बट ये किक अपने करुण को भी लगी होती है एंड इसकी वजह से जीजी अपने मोटे के हाथ से फ्री हो जाता है। और ये मोटा बोल रहा होता है, अरे यार मुझे जिप खोलनी चाहिए थी, मुझे भी किस चाहिए। एंड जब मोमो इस एलियन लड़की के ऊपर बैठकर इसको पीट रही होती है तभी इसकी नजर साइड में काइजू सूट पर जाती है और वो इसे देख के समझ जाती है कि ये काइजू ही लड़की है। और इससे बोलते हो तो इस काइजू सूट के अंदर तू थी, तो बता तूने ऐसा होकर उनके साथ क्यों किया। और मोमो को इतना गुस्से में देखकर ये लड़की अपनी भाषा में कुछ बोलने लगती है, बट ऑफ कोर्स ये इसकी एलियन भाषा मोमो को समझ नहीं आती, तो बोलती है अबे तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मोमो को शांत कराने के लिए ओकारुन मोमो को बोलता है, मिस अया से शांत हो जाओ, पहले हम सुन लेते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी देखकर नहीं लगता कि अब ये लड़ना चाहती है और हमें इससे गोल्डन बॉल के बारे में भी तो पूछना है। एंड ओकारुन को इस काइजू वाली लड़की को डिफेंड करता हुआ देखकर मोमो को काफी गुस्सा आता है। उसको जेलसी भी हो रही होती है, भाई मैंने किस नहीं किया, इस एलियन लड़की ने उसे किस कर दिया। एंड वो इससे बोलते है कि ओ तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि इस लड़की ने तुम्हें किस किया है, तुम सही हो, ये पहले इसने तुम्हें किस किया और तुम इसके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। एंड ओकारुन फिर से मोमो को शांत करने का ट्राई करता है, बट उसके मुंह से इस काइजू वाली लड़की के लिए गलती से प्रीति निकल जाता है। एंड इसको सुन के मोमो बोलते है, तुम सब लोग भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और मोमो ऐसा बोलकर यहाँ से गुस्से में चली जाती है। एंड मोमो को इस तरह गुस्से में जाता हुआ देखकर ओकारुन सैड होता है और तभी केंटा पीछे से आकर ओकारुन से बोलता है, देख भाई अभी ये सब में आपस में लड़ने का नहीं है, हमें पहले ये पता करना होगा कि हम इस लड़की से बात कैसे कर सकते हैं। और अब ये सब लोग इस काइजू लड़की को लेकर मिस्टर शिम्पो के घर जाते हैं ताकि वो इससे कम्युनिकेट करके ओकारुन के गोल्डन बॉल के बारे में पूछ सके। और रास्ते में जाते हुए ओकारुन इस एलियन लड़की से बात करने का ट्राई करता है, बट ब्रो रियलाइजेस कि इस लड़की को इसकी बात समझ नहीं आ रही है। और हम ओकारुन के साइड में जेजे को देखते हैं जो कि इस एलियन लड़की के सामने काफी अजीब फेस बना रहा होता है। और तभी पीछे से गेंटा इसे आकर बोलता है, भाई रुक जा, ऐसा मत कर। और फिर ये इस लड़की के सामने अपना नाम फ्लेक्स करता है और उसको ये बताने की भी कोशिश करता है कि उसने इसकी जिप खोली थी। एंड ओकारुन तो बस बीच में आ गया था, इसलिए ऐसा लगा कि ओकारुन ने उसकी जिप खोली है। और ये सब लोग ऐसी बात करते करते मिस्टर शिम्पो के घर पहुंच जाते हैं। एंड मिस्टर शिम्पो इस एलियन लड़की को देखकर बोलता है, ये कैसा एलियन है, मैंने इस तरह का एलियन पहले कभी नहीं देखा है। और मिस्टर शिम्पो की बात सुनकर जीजी बोलता है, सच में, बट मुझे तो तुम दोनों एक से ही लगते हो। मिस्टर शिम्पो इस चीज को सुनकर जीजी से गुस्से में बोलता है, ओए ऐसा मत है, हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। एंड फिर केंटा ओकारुन से पूछता है, वैसे ये बंदा है कौन। एंड फिर ओकारुन केंटा को बताता है कि इनका नाम मेंटिस शिम्पो है और ये भी एक एलियन है। और इस चीज को जानकर कि ये भी एक एलियन है, केंटा काफी ज्यादा शॉक होता है, बोलता है कि भाई बट ये तो एक मिडिल एज मैन लग रहे हैं। और फिर हम मिस्टर शिम्पो को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि तुम लोग यही रुको, मैं भी ट्रांसलेटर लेकर आता हूँ। और फिर यहाँ से सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर शिम्पो ने इस एलियन लड़की को ये अजीब सा ट्रांसलेटर पहरा दिया है। एंड वो ओकारुन से बोल दिया कि अब इससे बात करने की कोशिश करो। और इस अजीब से ट्रांसलेटर को देखकर जेजी को काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है। एंड वो बोलता है कि भाई एक सेकंड रुको, आप श्योर हो ना कि ये ट्रांसलेटर ही है। और इस काइजू लड़की को इम्प्रेस करने के लिए केंटा जेजी को हंसने के लिए मना करता है, बट हम देखते हैं इसको खुद ही हंसी आ रही होती है। और इस अजीब से ट्रांसलेटर को देखकर ओकारुन मिस्टर शिम्पो से बोलता है, ओह तो अब हम इस लड़की से बात कर पाएंगे। और फिर मिस्टर शिम्पो ओकारुन को समझाता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें जिसे ये ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। एंड फिर ओकारुन इस एलियन लड़की से बात करने की कोशिश करता है और इसे अपना नाम बताता है और इससे इसका भी नाम पूछता है। एंड फिर ये लड़की अपना नाम वोमेला बताती है। एंड इस चीज को देखकर ये काफी ज्यादा खुश होते। फिर ओकारुन इस एलियन लड़की से उसके बारे में और भी बताने के लिए कहता है कि जैसे कि उसका इस धरती पर आने का पर्पस क्या है। बट हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेटर इस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पाता। एंड इस चीज को देखकर मिस्टर शिम्पो बोलता है, अरे रे ये तो सही नहीं है, देखकर लगता है कि ये ट्रांसलेटर सिर्फ कुछ ही चीजों को ट्रांसलेट कर पा रहा है। इस ट्रांसलेटर को इस लड़की की भाषा पूरी तरह से ट्रांसलेट करने में भी थोड़ा समय लगेगा। और फिर हम देखते हैं वोमेला ओकारुन को अपना इस प्लेनेट पर आने का पर्पस बताती है, बट ट्रांसलेटर इसको काफी तोड़ मरोड़ के बता रहा होता है। और ये लड़की यहाँ पे यही बोल रही होती है कि वो इस धरती पे इसलिए आई ताकि वो एक पावरफुल बंदे को ढूंढकर उससे लड़ सके, अगर वो बंदा उसे हरा देगा तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। एंड क्योंकि अब इसे ओकारुन ने हरा दिया है तो ये बोलती है कि अब उसको ओकारुन से शादी करनी पड़ेगी। एंड मोटा इस चीज को सुनकर काफी गुस्सा होता है, इन दोनों के बीच में आते हुए बोलता है, अबे मेरा क्या होगा, फिर मैं था जो इस रोबोट को ऑपरेट कर रहा था और वैसे भी मैं ही हूँ जिसने तुम्हें हराया था, वो मिला। एंड ओकारुन अपनी जान बचाने के लिए केंटा की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। एंड फिर हम जेजी को देखते, जेजी बोलता है, देख कर लगता है तुम्हारी बातें समझ में आ गई है और वैसे भी तुम कह रही हो कि ओकारुन टफ है, देखो मैं जेजी हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर और भी चीजें मिक्सड अप हो। जेजी सिंपली यहाँ पे बस ओकारुन को कमजोर कहने की कोशिश कर रहा है। और फिर ओकारुन बोलता है, हाँ यार अब हमें इसका कुछ हद तक ऑब्जेक्टिव समझ आ गया है, तो इससे मिस
वजह से कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जानी चाहिए। और फिर हम मोटे को देखते हैं जो कि अब इस लड़की से बोल रहा होता है, ठीक है बेबी, मैंने तुम्हें हराया था ना, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, तो आ जाओ मेरे गले लग जाओ। बट हम देखते हैं ये इसको पास करते हुए सीधा अपने ओकारुन को ही गले लगा लेती है। और हम इनके पीछे खड़े हुए जीजी को देखते जो कि इस चीज को देखकर नाच रहा होता है और ये मोटा ये बोल रहा होता है कि भाई अब मैं किसको गले लगाऊं। एंड ओकारुन मिस्टर शिम्पो से चीखते हुए कहता है कि अरे मिस्टर शिम्पो, क्या और कोई ट्रांसलेटर नहीं है यहाँ पे? और मिस्टर शिम्पो डायरेक्टली मना कर देते, ना भाई और ट्रांसलेटर ना है, और वैसे भी मुझे काम पे वापस जाना है, और हाँ जब तक तुम वापस दोबारा आओगे मैं इस ट्रांसलेटर को और भी ज्यादा बेहतर कर दूंगा। एंड ऐसा बोलते ही मिस्टर शिम्पो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ से सीन हॉस्पिटल के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर ये तीनों सर्पो एलियन रहते हैं। एंड इनमें से एक बंदा किसी से बोल रहा होता है, हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, लगता है कि तुम पहली बार अर्थ पर आए हो, बट देखो ये एरिया हमारी टेरिटरी है तो तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते हो। बट इससे पहले कि ये बंदा अपनी बात पूरी कर पाता ये देखता है कि इसके दोनों साथी उनकी साइड वाली वॉल में घुस चुके हैं। एंड तभी इसको एक पंजा कर ग्रैब करता है एंड वो चीज इससे काफी बैडेस्ट तरीके से बोल रही होती है कि देख तेरी चीज भी मेरी है और मेरी चीज भी मेरी है। एंड हम देखते हैं कि ये भी एक एलियन है। और अब यहाँ से सीन रात में इन लोगों के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ ये लोग हमेशा की तरह खाना खाने के बजाय बाकी सारी बकचोदियां कर रहे होते हैं। और हम आयरा को देखते हैं जो कि वोमेला के ऊपर चिल्लाते हुए यही बोल रही है कि ये लड़की उनके साथ खाना क्यों खा रही है, इसकी वजह से ये लोग मरते मरते बचे थे। और जब ये देखते हैं कि आयरा की बातों को इग्नोर कर रही है, इसकी छटक जाती है। एंड फिर ये कैंटा इसको समझाता है कि ये लड़की हमारी भाषा नहीं बोल सकती है, तो वोमेला इसको ही गाली बक देती है, साले तू गुस्सा मत दिला मेरे को। और फिर ओकारुन इन सभी लोगों को मिस्टर शिम्पो और उसके बीच में बातों के बारे में बताता है कि मिस्टर शिम्पो अभी ट्रांसलेटर को और भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार उसके ठीक होते ही यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। एंड ओकारुन की बात सुनकर मोमो को लगता है कि वो उसके बारे में बात करे जो कि इसको और वोमेला को किस करते हुए देखकर मोमो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ओकारुन मोमो को समझाता है कि वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो वोमेला की बात कर रहा है जो कि वोमेला को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और ओकारुन अब इन लोगों को वोमेला के अर्थ पर आने का पर्पस बताता है कि ये अर्थ पर आकर इसलिए लड़ रही थी ताकि ये अपना पति ढूंढ सके। देखो बात ऐसी है कि ये लड़की किसी अपने से ताकतवर बंदे को ढूंढ रही है, और क्योंकि अगर ये उससे लड़के हार जाती है तो फिर इसे उससे शादी करनी पड़ेगी। और क्योंकि अब इसे लगता है कि मैंने इसे हराया तो ये चाहती है कि मैं इससे शादी करूं। और इस बात को सुनकर मोमो और आयरा भड़क जाते हैं। बट फिर ओकारुन इन लोगों को समझाता है कि बट सच ये है कि मिस्टर शिम्पो का ट्रांसलेटर जब आयरा बोल रही थी तो वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो जब तक वो अपग्रेड नहीं हो जाता है तो हम इससे बात नहीं कर सकते ढंग से। और हम यहाँ पे कैंटा को देखते हैं जो कि अपना इंप्रेशन वोमेला के ऊपर जमाने के लिए बोलता है कि मैं भी इस मैटर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो ये सही बात है कि तुम दोनों ने फिनिशिंग ब्लो डिलीवर किए थे, बट वो मैं था जिसने की वोमेला की वैसी हालत की थी। तो दूसरे शब्दों में जिसे इस लड़की से शादी करनी चाहिए, अरे चलो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, तुम समझदार हो, समझ सकते हो। एंड फिर ये गधा अपना ही नाम ले लेता है और इसकी ऐसी बात सुनकर मोमो और आयरा भड़क जाते हैं और इसको गाली बकने लगते हैं। एंड यहीं पे हम इन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं और वोमेला ओकारुन से ताकोयाकी उसे देने के लिए कह रही होती है। एंड ओकारुन वोमेला को ताकोयाकी देते हुए इस बात से हैरान होता है कि ये लड़की कितना ज्यादा खाती, और वोमेला को इतने मजे से ताकोयाकी खाते हुए देखकर ओकारुन भी काफी खुश हो जाता है। उससे पूछता है कि यूजुअली वो किस तरह का खाना खाती है और वो उसके बारे में और जानना चाहता है। एंड ओकारुन को किसी दूसरी लड़की से इतना ज्यादा फ्रेंडली होते देखकर मोमो को काफी गुस्सा आ रहा है। एंड वो डेथ लुक को देखकर ओकारुन की फटी पड़ी और वो बोलता है कि मोमो तुम बहुत ज्यादा खा रही हो, और मोमो इससे बोलती है कि हाँ बस तुम्हें यही कहना है ना। फिर मोमो अपनी जगह से उठकर ओकारुन के साइड में आकर बैठ जाती है एंड वो मेला को अजीब सी स्माइल देती है। और फिर यहाँ से सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। मोमो को देखते जो कि ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा होता है एंड ओकारुन को ब्लेम कर रही होती है कि ये उसकी गलती थी कि उसने इतना ज्यादा खाना खाया। एंड फिर मोमो ओकारुन से पूछती है कि क्या उसने अपनी गोल्डन बॉल के बारे में वोमेला से पूछा। फिर ओकारुन इसके रिप्लाई में बताता है कि अभी हम उससे ढंग से बात नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने उससे इस बारे में भी कोई भी बात नहीं की है। और फिर मोमो ओकारुन को बताती है कि वो वोमेला को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है क्योंकि उसने ब्लैक स्पेस के अंदर इन्हीं सभी लोगों के ऊपर हमला किया था। हो सकता है कि इन लोगों ने उसे हरा दिया हो, बट अगर ये घर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था तो ये लोग असली मुसीबत में पड़ जाते। एंड उससे ये भी कहती है कि हो सकता है कि वोमेला अभी अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर रही हो एंड वेट कर रही होगी वो कब हम पर दोबारा हमला कर सके, तो वो भी हमारी दुश्मन है। अपना गार्ड डाउन मत कर देना जस्ट बिकॉज कि उसने तुम्हें किस किया है। एंड मोमो के मुंह से किस का नाम सुनकर ओकारुन काफी एम्बैरेस हो जाता है और वो कहता है कि वो अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा और फिर ये अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। एंड मोमो से बोलती है कि भाई तू मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहा है। एंड फिर ये दोनों यहाँ पे लड़ाई आपस में शुरू कर देते हैं, बट इससे पहले कि ये प्रॉपरली लड़ पाए बाहर से इन्हें जीजी आवाज लगाकर घर के बाहर बुलाता है। एंड हम यहाँ जीजी की तरफ आते जो कि वोमेला के काइजू सूट को देखकर काफी ज्यादा शौक है और उससे विनती कर रहा होता है कि वो उसे एक बार काइजू सूट पहन के ट्राई करने दे। एंड इसकी परमिशन वोमेला उसे दे देती है, बट जब जीजी इस काइजू सूट को पहन कर ट्राई करता है तो वो किसी दूसरे एलियन के विजन से कनेक्ट कर जाता है और हम देखते ही वो एलियन होता है जिसने पिछले चैप्टर के अंदर सर्पो एलियन को पकड़ रखा था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इस
उसने उन सभी एलियंस को मार दिया है। और अब हम सुबह सुबह मोमो को देखते जो कि अपनी दादी से कह रही होती है कि वो मेला एक एलियन है, बट मोमो की दादी मोमो से कह दी है वो मेला उसको कैसे भी एलियन नहीं लगती और वैसे भी ये लोग इसको घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते है, तो मोमो वो मेला को अपने साथ अपने स्कूल ले जाए। एंड मोमो पहले इस बात से खुश नहीं होती कि वही क्यों वो मेला का ध्यान रखे, बट वो फिर अपनी दादी की बात मानकर वो मेला को अपने स्कूल ले जाती है। एंड हम देखते हैं वो मेला ने अपने काइजू सूट को स्कूल ड्रेस में बदल लिया होता है, बट वो अपने काइजू सूट के हेड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती है। और स्कूल जाते समय मोमो वो मेला से बात करते हुए जा रही होती है और वो बातों ही बातों में इससे होकर उनकी गोल्डन बॉल के बारे में भी पूछती है। तो वो मेला अपने काइजू सूट के हेड के अंदर से एक बॉल सी चीज निकाल कर मोमो को दिखाती है। तो मोमो को समझ नहीं आता कि वो मेला क्या कहने की कोशिश कर रही है। एंड वो मेला मोमो को ये बताने के लिए कि वो क्या कहना चाहती है, वो अपने काइजू सूट को उतार कर उस बॉल जैसी चीज को अपने सूट के अंदर इंजेक्ट करती है। एंड तभी इसका सूट वापस से ड्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये बॉल भी चमकने लगती है। मोमो इस चीज को देखकर पहले शॉक होती है, बट जल्दी इसको रियलाइज हो जाता है कि इस लड़की के पास होकर उनकी गोल्डन बॉल नहीं है। एंड वो मेला तो बस अपने काइजू सूट के अंदर पत्थर जैसी दिखने वाली चीजें डालती है और वो तभी गोल्ड में बदल जाती है। एंड देन इसका सूट भी अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड मोमो इस बात से अनर्ड होती है कि इस लड़की से ढंग से बात करने के लिए इन्हें मिस्टर शिम्पो के ट्रांसलेटर का ही वेट करना पड़ेगा। एंड जब ये दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं, मोमो की नजर पास ही की घड़ी पर जाती है। वो देखते हैं इनके स्कूल का समय निकले जा रहा है, तो मोमो वो मेला का हाथ पकड़कर अपने स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देती है। और फिर हमें एक बेकार सा एरिया दिखाया जाता है जिसकी तरफ ये दोनों भागते हुए आ रहे हैं। एंड बैरिकेड के पास खड़े होकर मोमो अपना बोर्ड डाउन करके 2 बार क्लैप करती है एंड बोलती है कि वो इस रास्ते से सिर्फ इसी बार पास कर रही है। और फिर ये दोनों गेट के अंदर एंटर करते हैं। मोमो फिर वो मेला को वार्न करती है कि वो मिड में ना चले, कोने पर चले, और बताती एक्चुअली उसकी दादी ने उसको इस जगह पर आने के लिए मना कर रखा, बट ये रास्ता उसके स्कूल जाने तक का एक शॉर्टकट है। और मोमो ने इसको काफी बार यूज भी किया एंड इन्होंने जस्ट अभी गुड लक रिचुअल किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और दिन पर दिन और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। किसे पता कि ये जगह कब धूल का ढेर बन जाए। और हम देखते हैं ये लोग ऐसी बात करते अपने स्कूल जा रहे होते हैं एंड तभी इनका सामना इस एरिया के एक गोश्त से होता है जिसका की नाम रिको काशिमा है। एंड काशिमा इन लोगों से पूछती है कि क्या वो खूबसूरत लग रही है। एंड मोमो इस गोश्त को देखते ही पोमेडे पोमेडे चिल्लाने लगता है। एंड तभी काशिमा मोमो को एक खतरनाक पंचर देती है जिससे मोमो पास ही की बिल्डिंग में क्रैश कर जाती है। एंड फिर काशिमा मोमो को मना करती है कि वो उसके सामने पोमेडे ना बोले। एंड तभी काशिमा की नजर वोमेला पर जाती है एंड वोमेला इसको अपनी तरफ नजर करते देख अपने जाइंट काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इसको एक रख के पंच जड़ देती है। बट काशिमा उससे कहती है कि उसके पंच से उसको बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, बट उसको पसंद आई क्योंकि उसका फेस बहुत ही ज्यादा बदसूरत है और जैसी बदसूरत के काशिमा के आसपास रहने से काशिमा और भी ज्यादा सुंदर लगती है। एंड काशिमा अपनी बात को पूरा करते ही वोमेला को एक जोरदार पटकी देती है जिससे कि काशिमा की स्कर्ट ऊपर हो जाती है और वो शर्माते हुए अपनी स्कर्ट को नीचे करती है। और फिर काशिमा के पीछे से मोमो चिल्लाते हुए बोलती है, साली चुड़ैल कुतिया, अगर मैं तेरे सामने 10 बार पोमेडे बोल दूं तो फिर तू गई काम से। एंड मोमो पोमेडे पोमेडे चिल्लाने लगते हैं। काशिमा अपने पास एक मिरर निकाल के मोमो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। एंड मोमो काशिमा के अटैक से बच रही होती है और तभी काशिमा मोमो से बोलती है कि उसने मना किया था कि वो उसके सामने पोमेडे ना बोले, बट लगता है कि काशिमा को इसी लड़की को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा और उसके भागने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पूरी जगह टूटे हुए गिलास से भरी पड़ी है। बट इससे पहले कि काशिमा मोमो को हार्म पहुंचाए, वोमेला आकर काशिमा को पकड़ लेती है। एंड मोमो वोमेला से चिल्लाते हुए बोलती है कि वो उसके सामने 10 बार पोमेडे बोल दे तो वो खत्म हो जाएगी। बट हम देखते काशिमा इतनी ज्यादा ताकतवर है कि अपने एक ही हाथ से वोमेला की गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन को अपने शीशे की तरफ घुमा देती है। एंड जैसी वोमेला उसके शीशे में देखती है वो उसके शीशे के अंदर ट्रैप हो जाती है और काशिमा उससे बोलती है कि वोमेला चाहे तो पूरी जिंदगी इसी शीशे के अंदर रह सकती है ताकि वो हमेशा ही खूबसूरत लगे। एंड मोमो को वार्न करती है कि उसके सामने पोमेडे ना बोले, अगर वो मरी तो उसकी दोस्त भी वहां ही जाएगी। और काशिमा की धमकी सुनकर मोमो उससे बोलती है उसे फर्क नहीं पड़ता वोमेला जी या मरे, और वैसे भी वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उस जैसी बदसूरत गोश्त से हट जाए। एंड अपनी बात को खत्म करते ही मोमो अपनी साइकिक पावर से काशिमा के ऊपर अटैक कर देती है। एंड हम देखते काशिमा मोमो से खुद के लिए अगली शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई एंड आसपास तबाही मचाना शुरू कर देती है। और हम आगे देखते ही मोमो का प्लान होता है कि वो इस गोश्त को गुस्सा दिला दे ताकि इसके आसपास जो हो रहा है इस गोश्त के उस पर नजर ना जाए। एंड इन्हीं सब के बीच में मोमो इस गोश्त से इसका मिरर छीन लेती है और इसको चिढ़ाती भी है जिससे कि काशिमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड और भी तबाही मचाना शुरू कर देती है। और मोमो इस मिरर पर अपनी साइकिक पावर यूज करती है बट उसकी साइकिक पावर इस मिरर पे काम नहीं करती, तो वो डिसाइड करती है कि वो इस मिरर को अपने साथ ले जाएगी एंड टर्बो ग्रैनी को दिखाएगी। एंड मोमो की भागते समय इस मिरर पे नजर जाती है, वो देखती है कि काशिमा बीबी उसके पीछे एंड उससे बोल रही होती है कि अगर तुम्हारी मिरर के अंदर जाने की इतनी इच्छा है तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें इसमें खुद ही भेज दूं। एंड काशिमा की बात पूरा करते ही हम देखते हैं मोमो भी इस मिरर के अंदर ट्रैप हो जाती है
है एंड काशिमा पीछे से मिरर को उठाते हुए मोमो से बोलती है अगर इस मिरर में मैं थोड़ी सा भी देख लूं तो मैं तब भी अपनी पावर को यूज कर सकती हूँ। तो इस मिरर के अंदर कैसा लग रहा है मेरी बदसूरत लड़कियां हो। एंड फिर इन दोनों का मेकअप कर काशिमा खुश होती है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहे हैं एंड उसके जितने क्यूट भी नहीं है। बट काशिमा के चेहरे पर से अचानक स्माइल गायब हो जाते क्योंकि वो मिला और मोमो ऐसी हरकत करते हुए काशिमा को उसका चेहरा मिरर के अंदर नहीं देखने देते। तो काशिमा इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड इन्हें मिरर से बाहर फेंक के कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे मेरा प्रीटी फेस देखने से रोकोगी। और अपने चेहरे को वापस से मिरर में देख के काशिमा काफी खुश होती है एंड इन लोगों से बोलती है बेटा अब तुम दोनों गए काम से। बट वो देखते कि ये दोनों यहाँ पर है ही नहीं और फिर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड इन्हें आसपास ढूंढना शुरू कर देती है। बट ये उन्हें नहीं ढूंढ पाती और इसे आसपास से मोमो के पोमेडे पोमेडे बोलने की आवाज आ रही होती है। तो ये गुस्से में आसपास की बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू कर देती है एंड बोलती है कमीनी कुतियाओ बाहर आओ बाहर निकलो बदसूरत लड़कियों। एंड हम यही दूसरी तरफ देखते ही वोमो और वोमेला है जो कि इस काइजू सूट के अंदर बैठकर इनविजिबल हो गए हैं एंड फिर ये दोनों इसी काइजू सूट के अंदर इनविजिबल होकर इस जगह से एस्केप कर जाते हैं। और एक गली में आकर मोमो रोते हुए बोल रही होती है कि इसलिए उसकी दादी ने उसको उस जगह से हमेशा दूर रहने के लिए बोला था एंड वो कभी भी उस प्लेस पर दोबारा नहीं जाएगी। एंड वोमेला मोमो की बात को रिपीट कर रोते हुए मोमो के गले लग जाती है। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूँ तुम डायरेक्टली इसको वॉच कर लो।